आवेश मतलब चार्ज। सबसे पहली बात है चार्ज होता क्या है। आवेश किसी भी वस्तु को या किन्हीं भी दो वस्तुओं को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से दोनों वस्तुओं पर एक विशेष प्रकार का गुण आ जाता है जिसको आवेश कहते हैं। अब देखो जैसे ये माना पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। अब इसमें से माना इलेक्ट्रॉन निकले और इस वस्तु पर चले गए, इनको जब हमने आपस में रगड़ा तब ये घटना हुई। तो क्या होगा, जब पहली वस्तु को हमने दूसरी वस्तु से रगड़ा, या तो दो स्थितियां संभव है। पहली स्थिति या तो इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर गए या फिर इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पर गए। अब हमने माना कि इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन्स मूव करके इस वस्तु पर चले गए, तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे इसके पास और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर गए उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण जो आवेश होगा उसको हम बोल देंगे धनावेश। क्या बोल देंगे, धनावेश। अब जिस वस्तु पे इलेक्ट्रॉन गए अर्थात जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे उस पर होगा ऋणावेश, ऋणात्मक आवेश, ऋणावेश। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश आता है उसको धनावेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश आता है उसको ऋणावेश कहते हैं। अब हमें ये बात कैसे पता चलेगा भाई कि इलेक्ट्रॉन निकलने पे ही धनावेश आवे, तो इसका जो प्रूफ है वो ये है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी परमाणु है, देखो जैसे माना सोडियम का परमाणु है Na का परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2 8 1, अर्थात इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके नाभिक पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 11, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 11। अब इसके पास 11 ही तो इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन पर होता है प्लस का चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का चार्ज, मतलब इस पर 11 चार्ज प्लस का है और 11 ही माइनस का है। जब 11 में हम प्लस के 11 में माइनस के 11 जोड़ेंगे तो आंसर कितना है 0। तो मतलब सोडियम परमाणु पर अभी फिलहाल कोई चार्ज नहीं है। अब हमने क्या किया, हमने इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। तो अब क्या होगा, अब इस पर 11 तो प्रोटॉन बचे और इलेक्ट्रॉन बचे 10। इसका मतलब है प्लस का चार्ज बचा 11 और माइनस का चार्ज बचा 10, तो क्या बचा प्लस का 1। इसलिए सोडियम परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने पर एक धनावेश आ जाता है, प्लस का 1 चार्ज आ जाता है, यही कारण है उसका। इसी प्रकार जब कोई भी परमाणु जैसे माना सोडियम ही है, अगर इसको हमने बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे। मतलब 11 तो इसके पास प्रोटॉन है ऑलरेडी है और 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और अब हमने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन और इसको दे दिया, तो क्या होगा इसके पास 11 के बजाय 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। इसके कारण इस पर ऋणावेश आ जाएगा, कितना -1, -1 ऋणावेश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इस प्रकार हम धनावेश और ऋणावेश को परिभाषित कर सकते हैं। अब आवेश के कुछ गुण होते हैं, उनको हम देखते हैं। नंबर 1, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, अब ये क्या होता है, अब अगर हम प्रकृति में किसी भी आवेशित वस्तु को देखें
और उस पर जो आवेश है उसको मापें, तो वो एक जो न्यूनतम आवेश है ई से जिसको हम प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम मूल आवेश कहते हैं, इसका पूर्ण गुणज होता है। मैंने बोला कि प्रकृति में किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश जो मूल आवेश ई होता है, यही न्यूनतम आवेश भी यही है। इसका पूर्ण गुणज होता है। अर्थात अगर हम Q को नापे, Q आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ये बात तो सभी को पता होगा। Q इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई, जहाँ पे n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अर्थात मूल आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वही मूल आवेश होता है। बस इसमें इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको हम ऋणात्मक लगा देते हैं, और जो प्रोटॉन पर आवेश होता है उसको धनात्मक लिख देते हैं। यदि हम धनात्मक व ऋणात्मक कुछ भी न लिखे, खाली ई से प्रदर्शित करें, तो वो मूल आवेश होगा। ई होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब जो ये है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखें। अर्थात प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश E का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटमीकरण है। इसका सिद्धांत R.A. मिलिकन ने प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया था? R.A. मिलिकन। इसको ध्यान रखें, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। अब देखें, जैसे कोई भी वस्तु है उस पर आवेश हो सकता है प्लस के 2e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3। कभी भी आवेश ये तो हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमने बोल दिया 3/4e। इतना आवेश बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यही आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। इस पर 1 या 2 नंबर में न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। जैसे देखिए, ये न्यूमेरिकल इस प्रकार आ सकते हैं। जैसे देखिए, ये दिया है कि 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। अब बहुत से विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल निकालने में काफ़ी समस्या होती है। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए, जैसे ये न्यूमेरिकल है, इसमें दिया गया है 3.2 कूलम आवेश। अर्थात इसमें देखो, आपको सबसे पहले देखना है दिया क्या गया है। इसमें दिया गया है आवेश, कितना दिया गया है? 3.2 कूलम। अर्थात इसमें दिया गया है Q का मान, Q इज इक्वल टू दिया गया है 3.2 कूलम। कूलम को C से प्रदर्शित करते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। और आगे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या पूछा गया है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछा गया है। अब सवाल में, परीक्षा में बहुत सी बार ये भी E का मान आपको दिया भी जा सकता है और नहीं भी। यहाँ पे लिखा होगा E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दिया भी गया हो सकता है और नहीं भी, अन्यथा आप इसे याद रखें। अब देखो, इसमें सवाल में हमें Q का मान दिया गया है, हमारे पास E का मान भी है, हमें N का मान ज्ञात करना है। अब आवेश के क्वांटमीकरण का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। देखिए, ये रहा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ए। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। अब हम जानते हैं Q इज इक्वल टू एन ई से। अब हमें क्या निकालना है? n का मान निकालना है। n इज इक्वल टू हो जाएगा Q/E। n इज इक्वल टू हो जाएगा Q/E। अब n इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी दी गई है हमें? 3.2 अपॉन E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब 16 दूनी 32, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 आ गया। और जब ये पावर नीचे नेगेटिव है, जब हम पावर को ऊपर ले जाएंगे तो जो पावर होती है
वो पॉजिटिव हो जाएगी। 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात 3.2 कूलम्ब जो आवेश है वो इतने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। 3.2 कूलम्ब आवेश को बनाने के लिए 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए होंगे। इस प्रकार हम अपना इस पर जो न्यूमेरिकल आता है उसको हल कर सकते हैं। अब आवेश का जो दूसरा नियम है, जो दूसरा गुणधर्म है वो ये है कि आवेशों की योज्यता का नियम। अर्थात मान लिया देखो कोई निकाय है, कोई भी सिस्टम है, ये इसमें क्या है, इसमें धनावेश भी है प्लस के 3 ही है और ऋणावेश भी है, ऐसे मतलब बहुत सारे आवेश है। तो अब हमें इसका कुल आवेश निकालना है। तो जो आवेशों की योज्यता का नियम ये कहता है कि अगर किसी निकाय में एक से अधिक आवेश है, धनावेश है, ऋणावेश है, तो अगर हम उस निकाय का या उस वस्तु का कुल आवेश निकालें तो वो जो बीजगणितीय योग है उसके नियम का पालन करता है। मतलब अगर मान लिया ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, माने Q1, ये Q2, ये Q3, 3 आवेश है इसमें, और हमें इस निकाय का कुल आवेश Q निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट 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 Qn तक इसको हम जोड़ देंगे। यही योज्यता का नियम है। अब हम इसमें करना क्या है, इसमें जो इनकी वैल्यू है वो चिन्ह सहित रखनी है। जैसे अगर हमें इस निकाय का कुल आवेश ज्ञात करना है तो कुल आवेश Q जो होगा वो होगा Q1 मतलब प्लस के 3e प्लस e, और ये देखिए माइनस है तो इसको हम चिन्ह सहित लेंगे, माइनस के 2e। तो अगर हम कुल निकाल रहे तो 3 और 1 4, 3e प्लस e प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2e। तो कुल आवेश Q इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और 1 4 ही, 4 में से 2 गए 2 ही। अब इसके सामने चिन्ह का ही आएगा, चिन्ह ये देखो ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा है प्लस का, तो इसके सामने प्लस का आएगा। तो इस निकाय का जो कुल आवेश होगा वो प्लस के 2e होगा। ये आवेश की योज्यता का नियम कहता है। मेरे ख्याल से आप सब समझ गए होंगे। तो इसके बाद तीसरा नियम आता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम ये कहता है कि वैद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, वरन एक रूप से केवल दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात धनावेश से ऋणावेश किया जा सकता है, ऋणावेश से धनावेश किया जा सकता है। अब वो कैसे किया जा सकता है, देखो मान लिया ये कोई वस्तु है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल दें तो क्या होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी जैसा हमने बताया था। और इलेक्ट्रॉन की कमी होने से क्या होगा, इस पर धनावेश आ जाएगा। अगर हमने इस पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल ले तो 2 धनावेश, 2 बार धनात्मक आवेश आ जाएगा, प्लस के 2e हो जाएगा वही। और अगर हम क्या करें, हम इसको इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या होगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी और ये ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा। तो अगर हमें, हमारे पास धनावेश है और उसको हमें ऋणावेश में बदलना है तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अगर माना हमने इस पर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर किया और इस पर क्या होगा, इस पर प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा। अब हमें क्या करना, इस धनावेश को ऋणावेश में बदलना, तो हमें क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको न्यूट्रल करने के लिए देना पड़ेगा और उससे अधिक इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, मतलब 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन इसको देने पड़ेंगे। तो ये ऋणावेशित
हो जाएगी। अब एक इलेक्ट्रॉन देते ही तो ये न्यूट्रल होगी, क्योंकि हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाला था। और अब अगर हम इसको एक से अधिक, हमने मान लिया 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो प्लस का चार्ज था वो न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन दिया हमने वो इसको ऋणावेशित कर देगा, इस पर माइनस का 1 चार्ज आ जाएगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर 2 आवेश है और वे पास पास रखे तो वे एक दूसरे पे बल लगाएंगे, या तो वे आकर्षित करेंगे या वे प्रतिकर्षित करेंगे। क्या होगा, अगर 2 आवेश पास पास रखे हैं, अगर वे दोनों समान प्रकृति के हैं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर वे विपरीत प्रकृति के हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे अगर हमने माना ये भी प्लस का चार्ज है और ये भी प्लस का चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, ये इस पे बल लगाएगा इधर को, ये वाला इस पे बल लगाएगा इधर की साइड, मतलब इसको दूर धकेलने का प्रयास करेगा, और ये वाला जो इस पे बल लगाएगा वो इस साइड लगाएगा। इसका मतलब है ये एक दूसरे को दूर धकेलने का प्रयास करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर दोनों ऋणावेश हो तब भी यही घटना होगी, तब भी प्रतिकर्षण ही होगा। और अगर हम एक आवेश धनात्मक लें और एक आवेश ऋणात्मक लें तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये आवेश का गुण है। अब सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे कूलाम, उन्होंने 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया। उस नियम को हम कूलाम का नियम कहते हैं। क्या बताया कि अगर 2 आवेश पास पास रखे तो उनके बीच बल कार्य करता है, और इस बल को वैद्युत बल कहते हैं। और यह जो लगने वाला जो बल है, इसके संबंध में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसको कूलाम का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल, अब देखो लगने वाला बल कैसा कैसा हो सकता है, 2 प्रकार का हो सकता है, या तो वहां पे आकर्षण होगा या फिर प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण कब होगा, जब दोनों विपरीत प्रकृति के होंगे, और प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों समान प्रकृति के होंगे। लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण, मतलब मान कितना है उनका, 4 कूलाम 5 कूलाम, उनके परिमाण के अनुक्रमानुपाती, परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है कि यदि 2 आवेश पास पास रखे हैं और जो उनके बीच जो बल लगता है वो उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उनका कथन था। अब देखो माने ये आवेश है कोई Q1 और ये यहाँ पे कोई आवेश रखा है Q2 और इनके बीच की दूरी है D मान लो, R मान लो, कुछ भी ले सकते हो आप लोग।
तो इनके बीच अगर ये समान प्रकृति के हैं, माना ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको इधर प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये विपरीत प्रकृति के हैं तो ये इधर आकर्षित होगा, ये भी इधर आकर्षित होगा। अब इनके बीच जो बल लगेगा F जो लगेगा वो अनुक्रमानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के, समीकरण नंबर 1। और जो इनके बीच जो बल लगेगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती होने के लिए हम उसको 1 के बटे में लिख देते हैं, 1 के नीचे लिख देते हैं, उसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब अगर हम देखें इनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो F अनुक्रमानुपात हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। बहुत सी किताबों में यहाँ पे R स्क्वायर भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो जब हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो वहाँ पे कोई नियतांक लेते हैं। यहाँ पे नियतांक ले लिया मैंने K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, जहाँ K क्या है, K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती नियतांक। अब इस K का मान कितना होता है? K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे आप छोटा K यूज करें। स्मॉल के यहाँ पे यूज करें। इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट है, क्या एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ ये होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। अब ये वैद्युतशीलता क्या होती है? कूलम का नियम यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप अगर यहाँ तक लिख कर आ गए इतने न्यूटन तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स आपका नहीं कटेगा। अब ये एडिशनल है, आप इसको भी कर सकते हैं। अगर लॉन्ग में आएगा तो आपको ये भी करना होगा। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। इसका मान होता है 8.85 गुना 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रा का आप हमेशा याद रखें, ये मल्टीपल चॉइस में पूछ सकता है। तो कूलम का नियम इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं, F = 9 गुना 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर इतने न्यूटन। बस यही कूलम का नियम है। अब ये जो था ये था जब दोनों आवेश निर्वात में रखे हों। निर्वात के लिए परावैद्युतांक K का मान कैपिटल के यहाँ पे यूज होगा, K का मान 1 होता है। और यदि जो दोनों आवेश है वो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखे हो, K परावैद्युतांक के माध्यम में रखे हो वाले माध्यम हेतु जो F होगा, F = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो यहाँ पे परावैद्युतांक जो K है उसके यहाँ पे अपोन में इसमें अंडर में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। ये हो जाएगा K परावैद्युतांक वाले माध्यम के लिए जो दोनों आवेशों के बीच बल लगता है उसका मान।